तरक्की नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले ही राहु के बारे में जानना चाहते हैं। बृहद पाराशरी में एक सिद्धांत है, ऐसा कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा है किसी के, फिर किस तरीके का बिहेव होता है राहु का और वहाँ किस तरीके के परिणाम। देखिए, जो पहला हमारा घर होता है वो हम हो, आप या मैं। फर्स्ट हाउस हम ही हो, तो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारा ओवरऑल व्यक्तित्व कैसा होगा। अगर यही राहु सेकंड हाउस में आके बैठ जाए तो किस तरीके के परिणाम देता है वहाँ बैठा हुआ राहु और किस तरीके का बिहेव करता है। मेनली वेल्थ हाउस होता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन, पैसा, धन संचय कितना होगा। अगर हम मेडिकली बात करें तो हमारा गला होता है। मैलेफिक और बेनिफिक है, ये कौन से ग्रह होते भारती जी, हमारे पास टोटल 9 प्लैनेट। हैं। छठे भाव में बैठा हुआ राहु किस तरीके के परिणाम। देखिए, छठे भाव को बहुत शुभ मानते हैं राहु के प्लेसमेंट के लिए। छठा अपने आप में अच्छा घर नहीं है। 8th हाउस में बैठा हुआ राहु फिर किस तरीके का बिहेव करेगा वहाँ बैठने के बाद। देखिए, पहली बात तो ये होता है कि 8th हाउस अकल्ट साइंसेस का घर भी है। 10th हाउस में अगर किसी के राहु बैठा हुआ है तो वहाँ बैठकर राहु उसको किस तरीके के परिणाम देगा और उनको किस तरीके का एंड ऑफ द डे रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव है ओवरऑल। 10th हाउस का राहु बहुत पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि 10th हाउस करियर का है। और कई बार ऐसा होता है कि मैरिज के बाद लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो 7th हाउस में ऐसी कौन सी स्थिति बन जाती है, किस तरीके की परिणाम। राहु और सैटर्न की युति में क्लियर कर देती हूँ। युति को इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। जैसे कि आपने हमारी जो पुराने एपिसोड्स हैं जहां आपने कुंडली एनालिसिस करना सीखा है, कुंडली को कैसे देखते हैं, और साथ में हमारा एक एपिसोड आया था जहां हमने आपने सीखा था और मैम ने सिखाया था कि करियर कैसे देखना है। और जिसके पास कुंडली नहीं है वो अपने बच्चों के ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं उनको देखकर उनके बारे में जान सकते हैं कि उनका कौन सा ग्रह मजबूत है। और आप लोगों ने उस सीरीज को बहुत प्यार दिया है। जो ये हमारा एपिसोड देख रहा है उसने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप वापस जाकर उन सीरीज को देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि राहु राहु को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कहते हैं राहु खराब है तो किस तरीके के परिणाम आते हैं, और कहा जाता है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि राहु ही है कलयुग का राजा। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं और उसका आप फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं। तो आज की सीरीज में आप जानने वाले हैं कि राहु एक्चुअल में है क्या, अगर अच्छा है तो किस तरीके के परिणाम मिलेंगे, अगर गलत है तो उसके परिणाम आपको किस तरीके से झेलने पड़ेंगे। साथ में रेमेडीज भी अब बताएंगे। अगर मान लीजिए आपका राहु खराब है तो आप परेशान ना होइए, रेमेडी के द्वारा उसे ठीक भी किया जा सकता है। साथ में हम चलेंगे हर घर में बैठा हुआ राहु अपना नेचर कैसे चेंज करता है, क्या उसके एट्रीब्यूट होते हैं। तो ये एपिसोड भी बहुत ज्यादा मजेदार है। आपका जितना ज्यादा प्यार है इस एपिसोड को आने वाला, जितना ज्यादा प्यार आएगा वैसे ही नेक्स्ट एपिसोड केतु पर है। इस तरीके से हम सारे ग्रह पर करने वाले हैं जहां आप घर बैठकर अपनी कुंडली को खुद से देख सकते हैं। और सीरीज शुरू होने से पहले आप थोड़ा अपना फोन रख दीजिए और एक पेन और पेपर जरूर ले लीजिए जहां आप अपने सारे कुंडली बना के अपनी रख लीजिए पास में। आपका बैठा हुआ ग्रह आपके बारे में क्या कह रहा है ये जरूर देखिएगा और कुछ पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जैसे आपको ये पता ही है कि हम किसके साथ डिस्कस करने वाले हैं, फिर भी हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और इंट्रोड्यूस कराने से पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो आप मैम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जहां वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, BNN, KP, नक्षत्र, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो मैम कराती हैं। आप मैम के साथ कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत कम प्राइस में। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम प्राइस में आपको करा रहे हैं और जहाँ पे आप घर बैठे एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं। स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सुगंधा मैम का। स्वागत है मैम आपका। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, राधे राधे। राधे राधे। तो जैसे हमारी जो सीरीज है मैम जी। काफी लोग पसंद कर रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं वो घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। जी जी जी। तो आज मैं जानूंगी जिस ग्रह से सारे लोग डरते हैं, राहु। हम्म। कई लोग कहते हैं कलयुग का राजा है, कई लोग कहते हैं राहु एक तुम्हारा है तो इसलिए तुम पे ये परेशानी चल रही है। लोग कहेंगे बिल्कुल। मेरे पे राहु की दशा चल रही है इसलिए मेरी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब है, परेशान बहुत हूँ, जी। तरक्की नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले ही राहु के बारे में जानना चाहती हूँ। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि मैं कहूँगी सिर्फ राहु नहीं, राहु और शनि, इन दोनों से लोग बहुत ज्यादा डरे रहते हैं। और वो इसलिए है, पाराशरी में, बृहद पाराशरी में एक सिद्धांत है, ऐसा कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। यानी शनि और राहु एक तरीके से बिहेव करते हैं। एक तरीके से आप ट्विन ब्रदर्स मान सकते हो, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई, जो 70s की फिल्मों में होता था ना, वैसे हैं। तो राहु का छद्म नेचर होता है, मतलब जो है
वो दिखता नहीं है, और जो हुँ, दिखता है वो कई बार होता नहीं है, तो वो कंफ्यूज कर देता है। जी। आज का ज़माना ऐसा है कि हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए, हुँ, कोई हुँ, इंतज़ार करना नहीं चाहता, ऊपर से कन्फ्यूजन और आ गया, तो इसलिए लोग राहु से ज़्यादा परेशान रहते हैं, डरते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि राहु आपको नीचे से ऊपर भी उतनी तेज़ी से लेके जाता है और ऊपर से नीचे भी उतनी तेज़ी से गिरा देता है। जी। राहु की दशा इसीलिए थोड़ी-सी लोग उससे डरते हैं कि उसमें जितनी तेज़ी से ऊपर उठते हैं, उतनी तेज़ी से नुकसान भी होता है। तो हुँ। हम जब बात करेंगे तो लोगों को इसमें बताएँगे कि कैसे उनको क्या सावधानियाँ बरतनी हैं और अलग-अलग हाउसेज़ में राहु क्या परिणाम देता है। बिल्कुल मैम। अगर राहु जैसे अब हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और जी, कुंडली जानते हैं क्योंकि हमारे एपिसोड को पहले देख चुके हैं। जी, प्लीज़ जिसने नहीं देखा है बैक जाके आप ज़रूर वो एपिसोड देख लीजिएगा जहाँ आप कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि पहला घर क्या कहता है। तो थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी आपके लिए समझना कि यहाँ राहु बैठा है तो किस तरीके के रिज़ल्ट आपको देगा। तो जो हमारा एपिसोड हम पहले कर चुके हैं कुंडली एनालिसिस तो वो ज़रूर देखिएगा। तो सुगंधा मैम जैसे फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा है किसी के तो जी। फिर किस तरीके का बिहेव होता है राहु का और वहाँ किस तरीके के परिणाम देता है? ठीक है। देखिए, जो पहला हमारा घर होता है वो हम होते हैं। आप या मैं, फर्स्ट हाउस हम ही होते हैं। तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारा ओवरऑल व्यक्तित्व कैसा होगा, बातचीत का लहज़ा क्या होगा, हमारा मैनर कैसा होगा, हमारी आयु, हमारे जीवन में होने वाली सारी चीज़ें का लेखा-जोखा फर्स्ट हाउस में है। हुँ, हुँ, हुँ। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जी। अभी हम सिर्फ ये लेके चल रहे हैं कि राहु अकेला बैठा है। हुँ, ये भी हो सकता है कि राहु के साथ 1, 2, 3, 4 ग्रह और भी बैठे हों। अभी उसकी बात नहीं कर रहे, वो बिल्कुल, लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा-सा हाँ। शुरुआत में, है ना? सिर्फ राहु समझ रहे हैं। तो मान लेते हैं राहु अकेला प्लैनेट किसी के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो वो आपको कैरिज़मेटिक बनाता है। राहु भीड़ से हटके होता है। एक तरीके की काली भीड़, ब्लैक शीप कहते हैं ना, भीड़ में है लेकिन अलग से नज़र आता है, हुँ, तो हुँ। वो होता है। आपको एक पुल देता है ग्रेविटेशनल, मतलब हर कोई उसकी ओर खींचा चला आता है। आपने कई लोगों की आँखें नोटिस की होंगी, डीप आँखें होती हैं। डीप का मतलब होता है गहरी, गहरी। रहस्यमयी आँखें होती हैं। आप उनको देखो तो उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? इस तरीके से उनसे बात करने का, सड़क चलते भी उनसे बात करने का मन करता है, तो वो राहु है। उसमें पुल है, वो अपनी ओर एक मैग्नेटिज़्म होता है एक तरीके का, वो अपनी ओर खींचता है, चार्म है ना? लेकिन अगर नेगेटिव साइड में बात करूँ तो वही फिर आपको सेल्फ ऑब्सेशन दे देता है। हुँ, हुँ, हुँ। नार्सिसिस्ट कहते हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब अब मैं ही हूँ, जो कुछ अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मेरे आजू-बाजू, माय वे और हाईवे, या तो हुँ, मेरी चलेगी या किसी की नहीं चलेगी। तो चार्म तो है, आप में एक पुल फैक्टर भी है, आप दुनिया से अलग भी हैं, आप में कॉन्फिडेंस भी है, पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी है, आप लाइफ में अच्छा ग्रो कर सकते हैं मेहनत के साथ। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने में ही मगन हैं, अपने आगे आप देख नहीं पाते, तो ये भी होता है। तो अगर हम जिस इंसान का राहु फर्स्ट हाउस में है, वो अपने उस साइड पे काबू पा ले, जी। जो नेगेटिव साइड है, तो फिर उनको बल्ले ही बल्ले है, उनको बहुत ग्रोथ है। लेकिन वो साइड पे काबू पाना ज़रूरी है, कि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, सामने वाले को भी सुनना है, आत्ममुग्ध नहीं होना, मतलब कि मैं हूँ, हुँ। शीशे में खुद ही को देख रहे हैं 24 घंटे, जी। आपके आजू-बाजू भी दुनिया है, ये देखना होगा। और अगर यही राहु सेकंड हाउस में आके बैठ जाता जी। है, तो किस तरीके के परिणाम देता है वहाँ बैठा हुआ राहु और किस तरीके का बिहेव करता है राहु? देखिए, सेकंड हाउस जैसा हमने बात की थी, मेनली वेल्थ हाउस होता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन, पैसा, धन संचय कितना होगा। अगर हम मेडिकली बात करें तो हमारा गला होता है, हुँ, थ्रोट। तो अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, मान लो अकेला बैठा हुआ है, तो आदमी पैसा कमाने में मतलब माहिर होता है। कोई ना कोई तरीके से वो पैसा कमा ही लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कभी खाली नहीं बैठ सकते। ऐसे कहते हैं ना कि ये तो मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो सोना बन जाते हैं। तो वो वेल्थ, उनको पता है पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा। ये उनमें होता है। दूसरा, गिफ्ट ऑफ द गैप, अपनी बातों में, लच्छेदार बातों में थोड़े लच्छे जलेबी की तरह घुमा-घुमा के भी वो कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है राहु। लेकिन सेकंड हाउस में राहु होता है तो आपको थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का गला जल्दी-जल्दी खराब हो जाता है। हुँ, सीज़न, जैसे मेरा खुद का बता रही हूँ, अभी सीज़न बदला नहीं कि गला खराब हो गया। हुँ, हुँ, तो हुँ। उस वो लक्षण है कि आपका राहु या तो दूसरे घर में बैठा हुआ है या दूसरे घर को एस्पेक्ट कर रहा है। ओके, दूसरी चीज़ ये होती है, सेकंड भाव में अगर चला जाता है राहु तो आपके फैमिली से रिलेशंस खराब हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली को भी डिनोट करता है, ओके। नियर एंड डियर वंस। आपके, मतलब उसका मतलब होता है आपके चाचा मामा, ये वो जो, कुटुंब हाँ, एक तरीके कुटुंब से। जो हो गया, हुँ। स्वजन हो गए, उन सब से आपके रिलेशंस भी स्पॉइल्ड होते हैं। तो ये दोनों दो धारी तलवार है, ये मान ओके, लीजिए। कि यहीं पे मैम अगर राहु के साथ अगर चंद्रमा यानी हाँ, मून आकर जी, बैठ जाता है जी, सेकंड जी, हाउस में, जी।
तो फिर दोनों ग्रह बैठकर किस तरीके का प्रभाव देते हैं? देखिए, अगर राहु और चंद्रमा साथ में आ जाते हैं तो वो ग्रहण दोष बना रहे हैं। पितृदोष भी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि राहु का मतलब सूर्य होता है। हुँ, हुँ, हुँ। सूर्य यानी पिता और फ़ोरफ़ादर्स को डिपिक्ट करता है। चंद्रमा आ गया तो साथ में ग्रहण दोष का निर्माण कर देता है। इसका मतलब ये है, पहली चीज़, आपके पिताजी के साथ आपके रिलेशंस खराब होंगे। दूसरा, आपके पिताजी के खुद के हेल्थ, वेल्थ, मतलब उनकी ओवरऑल प्रोग्रेस में दिक्कत आती है। और तीसरी चीज़, राहु जब आपका दूसरे भाव में बैठता है तो आपका जो मीन्स ऑफ अर्निंग है वो बहुत प्योर नहीं होता, ये याद रखिएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होता है अंडर द टेबल, इधर से उधर से, मतलब मीन्स आपके जो माध्यम है जिससे आप पैसा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो बहुत पवित्र नहीं होता कई बार। ओके। हम्म। अब यहीं पे अगर राहु जो है थर्ड हाउस में आके बैठे तो फिर वो अपना किस तरीके का बिहेव करता है, और मतलब वहां बैठा हुआ राहु जातक को किस तरीके के परिणाम देता है? एक तो आप बहुत हिम्मती हैं। तीसरे घर में बैठा राहु आपको बहुत, मतलब ऐसा कहते हैं ना, जिजीविषा, लड़ने की ताकत देता है। आदमी नीचे गिरा हुआ आदमी भी उठ जाता है, धूल मिट्टी झाड़ के उठ जाता है। बहुत अच्छी बात है, हिम्मत है, ताकत है, लड़ने की ताकत है इंसान में। और आप ऐसे करियर्स में जा सकते हो जहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह में चले जाइए, स्पोर्ट्समैन बन जाइए, जहाँ बहुत शारीरिक श्रम की ज़रूरत है। लेकिन वही आपके भाई और बहनों के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकता है, क्योंकि तीसरा भाव होता है भ्रातृभाव। हम्म, भ्रातृ, भाई और बहन दोनों आ जाते हैं, सिबलिंग हाउस होता जी। है। तो आपके भाई या बहनों के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। कभी कभी आपका आत्मविश्वास ओवर आत्मविश्वास, यानी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो के साथ। हम्म, तो ऐसा इंसान फिर दूसरों की बात सुनना नहीं चाहता, अपनी बात आगे रखना चाहता है। तो उसमें ऑफिस में मतलब सीधी सी बात है ना, आप मतलब आप सोचते हो कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, अपने साथ वालों की बात सुनना नहीं चाहते, अपने बॉस को कुछ समझते नहीं हो, तो काम की जगह पे भी प्रॉब्लम आता है, फिर पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं ऐसे लोग। तो उस साइड को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। राहु अगर फोर्थ हाउस में आकर बैठता है तो उसके परिणाम कैसे होते हैं? फोर्थ हाउस में बैठा हुआ राहु हमें किस तरीके के रिजल्ट देता है? देखिए, फोर्थ हाउस में अगर राहु है तो आपके पास वाहन सुख होता है, जल्दी हो जाता है ऐसे लोगों के अच्छा, पास, बड़ी गाड़ी जल्दी आ जाती क्या है ना। बात है। क्योंकि फोर्थ हाउस ही सुख का हाउस है, घर का सुख। घर का सुख में सब कुछ आता है, हम्म, घर भी है, बैंक बैलेंस भी है, वाहन भी है, ज्वेलरी भी है, सब तरह का सुख बिल्कुल होता है बिल्कुल। ना? तो वो चीजें देता है, वो सारे मटेरियल कंफर्ट्स देता है, सुख हम्म, सुविधा के साधनों से आपको लाभ देता है। लेकिन फोर्थ हाउस में अगर बैठा है तो माता जी को डिस्कम्फर्ट देगा, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर है, माँ है जी। ना? वो डिस्कम्फर्ट देगा। और चौथी चीज मैंने ये भी नोटिस किया है कि चौथे घर में बैठा हुआ राहु, कभी कभी ये होता है कि आप जब जमीन जायदाद वगैरह खरीदते हैं ये लोग, तो जब रीसेल में वैल्यू जो करते हैं तो रीसेल वैल्यू इनको उतनी नहीं मिलती, क्योंकि राहु का पहला जो चीज होती है वो होती है कि जितनी तेजी से चढ़ाता है उतनी तेजी से गिराता भी है। गिराता भी है, राइट। इसीलिए हमको जो खरीद फरोख्त वगैरह ये लोग करें जिनका राहु चौथे घर में, तो बहुत केयरफुली करनी चाहिए, टाइम दशा देख के, वरना फिर नुकसान हो सकता है। ओके। और राहु के साथ यहाँ पर सूर्य आकर बैठ जाता है तो फिर किस तरीके के परिणाम देता है? देखिए, पहली बात तो राहु और सूर्य कहीं भी साथ में बैठे तो वो पितृदोष का पितृदोष निर्माण बन गया, करें। राइट राइट। जिस भी घर में बैठेंगे उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अब हम चौथे घर की बात कर रहे थे, तो चौथा घर क्या है? चौथा घर घर है। हम्म, घर यानी हाउस, कंफर्ट्स हैं, मटेरियल कंफर्ट्स हैं, आपका घर, घोड़ा, गाड़ी, वाहन, मकान, जमीन जायदाद, ये सब हो गया। हम्म। ऊपर से घर के लोगों के बीच के संबंध, माता जी और माता जी के साथ आपका रिलेशन, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस होता है। तो उन सब को नेगेटिवली ये इम्पैक्ट करेगा, उन सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी, मदर के साथ रिलेशंस खराब होंगे। आपको जो आप कह रहे हो कि सुख सुविधा के साधन है, तो बड़ी गाड़ी देर से आएगी, हम्म, उम्र गुजर जाने के बाद, या बड़ी उम्र होने पे आएगी। या आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं बना पा रहे, तो डीले होते जाते हैं फिर चीज़ें। ओके। या अगर कहीं ना कहीं युति बनने पर कुछ चीजें चेंज हो जाती है, हाँ, राइट मैम? बिल्कुल, क्योंकि फिर दोनों प्लैनेट अपना इम्पैक्ट दिखाएँगे। करेक्ट। जी। अब आते हैं मैम फिफ्थ हाउस। जैसे हमारे जो व्यूअर्स ने हमारा फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, जहाँ आपने बताया था कि पूर्व पुण्य जी, का भाव कहा जाता है। तो जी। यहाँ पर अगर राहु आकर बैठ जाता है पांचवें घर में, जैसे पंचम भाव भी कहते हैं, तो वहां बैठकर राहु किस तरीके के परिणाम देते देखिए, पंचम भाव जो होता है वो बच्चों का घर होता है, पहली बात तो। तो आपको गिफ्टेड बच्चे मिलते हैं।
ऐसे लोगों के बच्चे अनयूजुअल होते हैं। ओके। 5वें घर में जिनका राहु है उनको गिफ्टेड और अनयूजुअल बच्चे मिलते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए और आप अपने अपने कुंडली में चेक कर लीजिए। जी। पहली चीज, क्योंकि राहु है ही अनयूजुअल, हम्म। भीड़ से हटके है ना, और 5वां घर बच्चा है तो भीड़ से हटके आपको बच्चे देता है। दूसरी चीज, इन लोगों में स्पेक्युलेटिव टेंडेंसी बड़ी अच्छी होती है। तो अगर ये ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत अच्छी करेंगे, है ना, मतलब हमको शेयर ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि ये निशाना, मतलब ये तीर और तुक्का इनका सब निशाने पे बैठता है। निशाने में बैठा है। गैम्बलिंग वैसे करनी नहीं चाहिए, पर गैम्बलर होंगे तो इनका बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि राहु 5th हाउस में बैठा है। आपको सही पता है कि कहाँ कौन सी लॉटरी कब खरीदनी है, क्या क्या सब ठीक है। लव मैरिज के लिए भी राहु 5th हाउस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, ओके। क्योंकि राहु जो है वो आपको अनयूजुअल बना रहा है ना। भेड़ चाल का आप हिस्सा नहीं हो। ज्यादातर मैरिजेस इंडिया में अभी अरेंज्ड होती है, मान लो 20% लोग नहीं करते हैं, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, तो वो राहु करवा रहा है। जी। अच्छा, अगर मान लेते हैं 5वें, ये पॉजिटिव्स हो गए। राहु अगर 5वें भाव में होता है तो ये भी हो सकता है, अब अगर अकेला है तो ठीक है। अगर दुकेला तिकेला और किसी प्लैनेट के साथ, तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर किसी मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाता है तो फिर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। ओके। तेजी से कमाई आ रही है, तेजी से कमाई जा रही है, ये ओके। चीज हो तो सकती मैम ये अभी आपने मैलेफिक और बेनिफिक बताया है, ये है जी। कौन से ग्रह होते हैं मैम? भारती जी, हमारे पास टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। उसमें से 5 मेलेफिक होते हैं और 4 बेनिफिक होते हैं। ये मैं नेचुरल बेनिफिक और मेलेफिक की बात कर रही हूँ। ठीक। वैसे तो कुंडली कुंडली के हिसाब से होगा। ओके। पंचधा मैत्री निकलेगी, आपकी कुंडली के लिए जुपिटर खराब हो सकता है, जो एक बेनिफिक है, वो मेरे लिए अच्छा हो सकता है, या आपके लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए खराब, ये अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पे 4 अच्छे हैं शुभ, जो है आपके चंद्रमा, जो है आपका बुध, गुरु और आपका शुक्र, शुक्र। ये 4। और बाकी के जो 5 हैं, राहु, केतु, सूर्य, मंगल और शनि, ये हमारे नेचुरल मेलेफिक या अशुभ होते हैं, जिनकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो कुछ ना कुछ आपको नुकसान देके जाते हैं। ओके। अब आते हैं मैम छठे भाव में। छठे भाव में बैठा हुआ राहु किस तरीके के परिणाम देता है? देखिए, छठे भाव को बहुत शुभ मानते हैं राहु के प्लेसमेंट के लिए। छठा अपने आप में अच्छा घर नहीं है, हम बात कर चुके जी हैं, जी रोग जी रिपुऋण है। जी। लेकिन आप ये चीज नोटिस करिएगा, जो मेलेफिक हाउसेस है, जैसे कि छठा, 8वां और 12वां दुष्ट स्थान है ना, 6th 8th 12th हाउसेस में मेलेफिक प्लैनेट का बैठना ज्यादा अच्छा है बजाय बेनिफिक प्लैनेट के। बेनिफिक। आप ऐसे समझ लीजिए, किसी जेल में एक गुंडे को, जिसकी प्रवृत्ति ही खराब है, उसको जेल हो गई, तो वो उस माहौल को बेटर एडजस्ट कर जाएगा, झेल पाएगा, गुंडों के बीच में सरवाइव कर जाएगा। जी जी। आप उनके बीच में एक संत महात्मा को छोड़ दोगे तो वो तो देख के ही बेहोश हो जाएगा, मुझे कहाँ भेज दिया, कहाँ भेज है ना। तो दिया? आप जुपिटर को 6th में भेजोगे तो वो संत प्लैनेट है। आपने अगर राहु को भेजा है तो थोड़ा अड़ियल है, वो मुक्का मार के बेहोश कर देगा, आप करेक्ट। उसको कुछ कहेंगे वो थप्पड़ मारेगा आपको दो। हाँ। तो ये इस तरीके से है ना। तो राहु अगर 6th हाउस में है तो विक्ट्री ओवर एनिमीज, शत्रुहंता योग देता है। मतलब ऐसे लोग अजात शत्रु होते हैं। आपका शत्रु या तो पैदा ही नहीं हुआ, और पैदा हुआ है तो आप उसका हनन कर दोगे, उसको खत्म कर दोगे। दूसरा चीज, आपके एफर्ट्स में सक्सेस। अगर आप कभी कोई कोर्ट केस लड़ रहे हो, या कोई प्रॉब्लम आ गई आपके, या कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा उससे जीत के बाहर निकलते हो, तो सक्सेस देता है आपको। परिश्रम, कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस देता है राहु, अगर छठे घर में हो तो। लेकिन अगर छठे घर में राहु बैठा है तो वो ये प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस भी देता है। आप जीत के तो बाहर निकल आओगे बीमारी से, लेकिन लंबी चलेगी वो बीमारी, लंबा स्ट्रगल होगा, ओके। लंबे क्रॉनिक डिजीजेस क्रॉनिक जो डिसीज। होती है ना, उस तरीके की प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये होगा कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि राहु उठापटक वाला है, ऊपर नीचे, तो पल में तोला पल में माशा। तो ये चीजें, डाइसी नेचर होता है उसका, तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव। सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ राहु किस तरीके के परिणाम देता है? कैसा उसका बिहेव होता है सातवें घर में बैठने के बाद? देखिए, 7वें घर में अगर राहु बैठा है तो आपको बिजनेस पार्टनरशिप्स में सक्सेस देता है, पहली बात। मैरिज के लिए प्रॉब्लमैटिक होता है, लेकिन 7वें घर में बैठा राहु, अब उसमें प्रॉब्लम ये भी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राहु केतु की एस्पेक्ट भी होती है। अगर राहु 7वें घर में है, मतलब केतु फर्स्ट में जाएगा, तो केतु की दृष्टि या एस्पेक्ट भी पड़ रही होगी, तो डबल मेलेफिक हो गया वहां पे। चाहे राहु अच्छा है, चाहे राहु कमजोर है, पर थोड़ा मोड़ा उसका जो बेसिक नेचर है वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। कंफ्यूजन वो करेगा ही करेगा, उठापटक वो देगा ही देगा, है ना। ये कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे इंसान का नेचर होता है।
तो आपकी जो पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, उसमें अगर मान लो कोई और मेलेफिक साथ में आके बैठ गया, मान लो आपके राहु के साथ ये मंगल बैठा है, राहु के साथ शनि बैठा है, राहु के साथ सूर्य बैठा है, तो आपकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल तहस नहस कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। जितने मेलेफिक्स बैठेंगे उतना मतलब पक्का होती जाती है ये चीज। लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कमोबेश अच्छा माना जाता है 7th हाउस में राहु का बैठना। ऐसे लोगों को पद प्राप्ति होती है, उन्नति होती है, ओके। क्योंकि राहु बाय हुक बाय क्रुक है। उसको चाहे कोई भी साधन अपनाना पड़े, पर वो आगे बढ़ना चाहता चाहता है है, ना। राइट। और 7th हाउस है पद प्राप्ति, मतलब 10th हाउस आपको करियर दे रहा है, 7th हाउस बता रहा है कि आप करियर में कितना ऊपर उठ के जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर फिर हम राहु को देखते हैं कि वो राहु आपको पुश कर करके नीचे से ऊपर ले ही जाएगा, चाहे फिर नीचे ले आए झटके में, पर एक बार तो ऊपर ले ही जाएगा। ओके, मतलब कह सकते हैं कि घर में जो 12 घर हैं उसमें बैठने के बाद उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, राइट मैम? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम जो नॉर्मली बिहेवियर सुनते हैं, राहु ऐसा होता है, राहु ऐसा होता है, पर हर घर में बैठने के बाद उसका एक तरीके से नेचर चेंज हो जाता है, राइट? अब आते हैं 8th हाउस पर। 8th हाउस में बैठा हुआ राहु फिर किस तरीके का बिहेव करेगा वहाँ बैठने के बाद? देखिए, पहली बात तो ये होता है कि 8th हाउस अकल्ट साइंसेस का घर भी होता है, हिडन विद्या है, सीक्रेट गुप्त विद्या का घर होता है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अब तो गुप्त रही नहीं एस्ट्रोलॉजी, जी। घर घर पहुंच गई है ना। लेकिन पहले के जमाने में थी, जब गुरु शिष्य परंपरा थी, कुछ लोगों तक सीमित थी। तो अगर राहु आपके 8वें घर में बैठा है तो आपको गुप्त विद्या की ओर इंटरेस्ट होता है। हुँ। ऐसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है और वो लोग उसमें मास्टरी भी हासिल कर लेते हैं। खासकर जब उनको राहु की दशा, आपने नोटिस करना, कुछ लोग कहेंगे मुझे तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं था एस्ट्रोलॉजी में, 6 महीने से इंटरेस्ट आ गया है। हम सुनते हैं, है ना। या 1 साल से मैं पढ़ने लगी हूँ, या हम वीडियो देखने लगे हैं, उससे पहले तो हम कभी जानते ही नहीं थे। राहु आपका प्रबल होता है उस दौरान। ओके। दूसरी चीज, अगर 8th हाउस में राहु है तो ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस जरूर मिलती है, मतलब संपत्ति आती है इनके पास। रिसर्च में इनका डीप इंटरेस्ट होता है। लेकिन 8th हाउस का राहु आपको साथ में मेंटल कंफ्यूजन, एंजाइटी, क्रॉनिक इलनेस, लंबे समय तक चलने वाली इलनेस, जिसमें बहुत खर्चा होता है पैसे का, समय का, और साथ में ये भी होता है इसका एक लक्षण कि कोई बीमारी जिसका जो पकड़ में नहीं आ रही, डायग्नोसिस नहीं हो पाता, वो भी होता है अगर ओके, 8th हाउस में 8th हाउस में राहु राहु है तो। जी। तो उस दौरान ऐसे अगर किसी के है, अगर 8th हाउस में राहु और इस जी। तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो एज ए रेमेडी उसे क्या सजेस्ट करेंगे आप? जो जटा वाला नारियल होता है ना, जटा वाले नारियल में काला जो ये आपका धागा होता है, इसको 7 बार लपेटना है और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है किसी भी शनिवार के दिन। ओके। ये आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 या 3 महीने तक करना चाहिए, इसी में परिणाम आ जाता है मैक्सिमम केसेस में, अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी ना हो तो। सिर्फ शनिवार शनिवार 2-3 महीने तक। अगर नहीं आता तो फिर हमको थोड़े और स्ट्रॉन्गर रेमेडीज करवाने पड़ते हैं। ओके, अब आते हैं मैम 9th हाउस पर। नाउन 9th हाउस में अगर राहु आकर बैठता है, तो उसका नेचर कैसा हो जाता है वहाँ बैठकर? क्या किस तरीके का बिहेव करेगा राहु? देखिए, 9th हाउस में बैठा राहु आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है, ओके। मतलब दुनिया की समझ देता है। आप चाहे इंडिया में बैठे हो, पर इंडिया में बैठ के आपको पता है यूएस में क्या, मतलब कई लोग बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, हाँ। उनको सब पता है दुनिया में क्या क्या चल रहा है, आप चल उनसे रहा है? कुछ भी पूछ सकते हो। हुँ, दूसरी चीज ये होती है, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, यात्राएं करवाता है राहु, फॉरेन ट्रैवल देता है। 9th हाउस में बैठा हुआ राहु, आप मान लीजिए 90% सुनिश्चित कर देता है कि आपको कम से कम इस जीवन में एक बार विदेश यात्रा तो मिलेगी ही मिलेगी, ये तो क्या पक्का बात हो जाता है ना। लेकिन वही 9th हाउस में बैठा राहु पिताजी के साथ आपके संबंध खराब करता है, क्योंकि ये पितृदोष भी है। 9th हाउस पिता का, फोर हुँ, फादर्स का, और राहु वहां बैठ के पितृदोष, ग्रहण दोष बना रहा है। तो वो पिताजी के साथ संबंध, कहा सुनी, कभी बोलचाल तक बंद हो जाएगी, ये भी हो सकता है। और अविश्वास, मतलब धर्म में, पूजा पाठ में आप देखते हो ना, कई बार लोग कहते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं है, हम तो हुँ। कुछ नहीं जाते मंदिर मंदिर, हम नहीं करते पूजा पाठ, ये क्या बकवास है। तो वो लोगों का भी मैंने देखा है 9th हाउस में राहु। ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ पाराशरी के सिद्धांत है, बीपीएचएस बृहद पाराशरी होरा शास्त्रा में जो चीजें लिखी गई हैं। और मजे की बात यह है कि आज इतने हजार साल हो जाने के बाद भी वो सब वैसे के वैसा है। वैसे ही वैसा आज है। वैसा भी, आज के जमाने में 21वीं शताब्दी में भी सब चीजें अप्लाई होती है। बिल्कुल, और सेम भी मतलब मैंने बिल्कुल देखा है एक्यूरेटली। कि उस तरीके का बिहेव होता है, अगर जिस तरीके की आपकी दशाएँ, जी, महादशाएँ जी, चलती हैं, जी। उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अब आते हैं मैम 10th हाउस में।
10th हाउस में अगर किसी के राहु बैठा हुआ है तो वहां बैठकर राहु उसको किस तरीके के परिणाम देगा और उनको किस तरीके का एंड ऑफ द डे रिजल्ट आने वाला देखिए, पॉजिटिव है ओवरऑल। 10th हाउस का राहु बहुत पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि 10th हाउस करियर का है है। और राहु है, उसको आगे दौड़ना है चाहे कैसे भी दौड़े, है ना। तो करियर में यही चाहिए होता है बेसिक, कि आपको बस दौड़ते जाना है, चाहे आप किसी भी स्पीड से दौड़ें, बस मैराथन है, दौड़ते रहिए, दौड़ते है ना। रहिए। तो राहु दौड़ाता रहेगा, गिराएगा बार बार, लेकिन फिर खड़ा होके हिम्मत देगा, आप दौड़ोगे। तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, उछाल देता है आदमी को। और अगर इसमें सही दशा का सपोर्ट मिल जाए तो आदमी नीचे से एकदम ऊपर जाता है। जिन्हें कहते हैं जीरो से हीरो। हाँ, ज़ीरो से हीरो बिल्कुल क्लिक कर जाता है ना? तो करियर के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। आपको लेकिन रेस्टलेस बना देता है राहु 10th हाउस में, रेस्टलेस, एंग्ज़ायटी देता है। मतलब 1 मिनट भी ये लोग खाली नहीं बैठ सकते। बस शायद सोते होंगे तब खाली रहता हो दिमाग, तो रहता हो, वरना कुछ ना कुछ चलता रहता है, प्लानिंग होती रहती है। 2026 में बैठ के 2048 की प्लानिंग करते हैं ये लोग। ओह! तो बहुत दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है और अपने सुपीरियर्स के साथ इनकी नहीं बनती। तो करियर में ग्रोथ तो है, लेकिन क्योंकि सुपीरियर्स के साथ नहीं बनती तो वो वहाँ से प्रॉब्लम आती है। पॉलिटिक्स में आप देखिए जितने नेता हैं, उनका मैं कहूँगी कम से कम 60 से 70% लोग जो बड़े पदों पे हैं, उनका राहु 10th हाउस में होता है। क्योंकि राहु आपको वही फ़ोर्स देता है ना, मैग्नेटिज़्म है, करेक्ट। तभी तो जनता आपकी ओर अट्रैक्ट होती है, क्योंकि पुल है आप में, ये होता है। क्या बात है! मतलब काफ़ी अच्छा। और यहीं पर अगर राहु के साथ जी, गुरु आके बैठ जाता है, हाँ। फिर कैसा बिहेव करेगा? तो आपको गुरु चांडाल बना दिया है उसने, गुरु ओके। चांडाल दोष दे दिया, है ना? राहु और गुरु जब रूहु साथ जी, बैठते हैं तो उसे गुरु गुरु चांडाल चांडाल दोष कहते हैं। इसका मतलब हो गया अब हमारी गाड़ी सरपट नहीं दौड़ रही है, अटक-अटक के दौड़ रही है ना? ओके। क्योंकि देखिए राहु का जो नेचर है वो डाइसी है। हुँ। राहु का नेचर है कि चीज़ों को फँसाना, थोड़ा-सा घुमाना, फिराना, मैनिपुलेट करना। गुरु बहुत सीधा सपाट सात्विक किस्म का प्लैनेट है, तो उसकी बातों में आ जाता है। तो जिन लोगों को गुरु चांडाल दोष बनता है, उनके करियर में स्मूथनेस की कमी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी करियर अच्छा नहीं होगा। 10th हाउस में राहु है तो करियर तो आपका होगा ही होगा, 200% अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ जुपिटर भी है तो आपको गुरु चांडाल दोष बना है, उसकी वजह से आपको स्मूथ नहीं होगा। हो सकता है किसी साल प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं मिले। आप सोच रहे हैं मुझे फॉरेन टूर पे भेज देगी कंपनी, नहीं भेजेगी। आप अप्रेज़ल सोच रहे हैं इतना परसेंट हो जाएगा, उस हुआ ही नहीं इस साल। इस तरीके का अटक-अटक के ग्रोथ होती है इनके लाइफ। ओके। पर ये है मैम, जैसे अगर किसी के है और उसे पता चलता है कि प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, जी। तो कुछ रेमेडीज या इनके द्वारा इन चीजों को ठीक किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा है, आपको दिख रहा है कि गुरु चांडाल दोष है, तो आपको दोनों को शांत करना पड़ेगा। ठीक है। गुरु यानी बृहस्पति और चांडाल जिसको हम कह रहे हैं राहु, दोनों के रेमेडी करने पड़ेंगे। तो गुरु के लिए तो आसान सा उपाय ये होता है कि किसी भी पीली मीठी वस्तु का दान करें बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है। लग के करिए, कम से कम 90 दिन तक। 90 दिन का मतलब होता है बृहस्पतिवार, यानी कि 90 बृहस्पतिवार। 90 बृहस्पति। 90 बृहस्पतिवार, ये काफ़ी लंबा है, टफ लगता है लोगों को। हम्म। लेकिन हिम्मत करके, अब मान लेते बड़ी चीज़ चाहिए हमको तो बड़ी मेहनत करनी करेक्ट पड़ती है। करेक्ट। तो 90 बृहस्पतिवार तक आपको करना है कि कोई भी मीठी वस्तु, वो अमाउंट आप तय कर लो। हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि 10 किलो ही दान करना है। हम्म। आप एक मिठाई का पीस करेंगे, पर करेंगे आप लगातार। करेक्ट ये करेक्ट। और राहु के लिए तो बहुत ही आसान है। आपको जो कारले उड़द की जो छिलके वाली दाल होती है ना, जो काले काले उड़द की दाल होती है, वो आपको खिलानी है, जो चिड़िया होती है। अब आजकल तो चिड़िया मिलती नहीं है आसानी से, कौवे हो तो बेस्ट होते हैं। कौवे नहीं हो तो चिड़िया भी चल जाएँगे, कबूतर भी चल जाएँगे। दाना जैसे हम फेंकते हैं, वो शनिवार-शनिवार, है ना? वो आपको सिर्फ़ 5 हफ्ते तक करना है। ठीक है। मतलब 5 शनिवार एक तरीके से हाँ, 5। 5 शनिवार। तो मतलब ये शांत हो जाएगा तो उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे बच जाएगा, हाँ, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कमी आ जाएगी उसमें। मान लो आज ऐसा है कि आज तो कि बन ही नहीं रहा। मान लो हम 2 साल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा। तो आप 6 महीने के अंदर उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ओके। हो जाएगा। जैसे हम कुंडली देखते हैं तो बहुत सारे ग्रह बैठे होते हैं, उनके पास एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ होता है, कहीं हाँ, 5 है, कहीं 3 है, जी। कहीं 2 है, ये क्या होता है? तो मैम जैसे अब लोग कुंडली खोले बैठे होंगे या फिर तो एक जब चार्ट खुलता है तो हर ग्रह के साथ ना कुछ नंबर लिखे हुए हाँ, होते हैं जी, ऊपर, जी, किसी का जी, जी। 5 है, किसी का 28 है, किसी का 7 है। बिल्कुल। ये क्या होता है? ये डिग्री होती है प्लैनेट्स की। मतलब ऐसे मोटा-मोटी समझ लीजिए कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड हम्म। चक्र जिसे ज़ोडिएक कहते हैं, हम्म। 360 डिग्री का होता है। जी। 360 डिग्री। टोटल राशियाँ कितनी है? 12। 12।
12 को भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 360 को 12 से, 30। कितना आया? 30, 30। हम्म। यानी हर एक राशि की जो अवधि होती है, जो उसका व्यास या एक्सपेंस होता है, वो होता है 30 डिग्री ईच। ओके। इस तरीके से काम करता है। तो ये मतलब मैक्सिमम कोई भी जो आप नंबर बता रहे हो ना, ये 0 से लेके 30 के बीच में ही हो सकता है। ओके। ना तो 31 होगा, ना हम्म। 0 से नीचे जाएगा, है ना? 0 के ऊपर रहेगा और 30 के नीचे रहेगा। ये हमको डिग्री होती है प्लैनेट वाइज़। जब हम एस्ट्रोलॉजी में एनालाइज़ करते हैं कि कोई प्लैनेट कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है, हम्म। उसमें ये हमारी मदद करती है। ओके, मतलब कह सकते हैं कि ये नंबर्स भी अपना नंबर्स बिल्कुल, का भी बहुत बिल्कुल, कमाल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है। जी, अब आते हैं मैम 11th हाउस में। जी। 11th हाउस में बैठा हुआ राहु किस तरीके का बिहेव करता है, कैसा नेचर हो जाता है उसका 11th में बैठने के बाद? देखिए, एक तो आपको सफलता देता है, फाइनेंशियल गेन्स कराता है। दूसरा स्पेक्युलेटिव टेंडेंसी होती है ऐसे लोगों की, तो अगर ये लोग गैम्बलिंग या स्टॉक ट्रेडिंग, मार्केटिंग या ये सट्टा बाज़ार वगैरह में ये जाना चाहें, तो इनको बड़ा पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, पर 11th हाउस में फ़ायदा होता है, क्योंकि राहु आपको स्पेक्युलेशन देता है। ये सारी। इसके अलावा नेटवर्किंग ये बड़ी अच्छी करते हैं। मतलब इनके सोशल कनेक्शंस इनकी मदद करते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे ना, वो सोशली इतने कनेक्टेड होते हैं कि हम्म। सबको उनका पता है, किसकी एनिवर्सरी, किसका बर्थडे, किसका नामकरण, किसका क्या, सब कनेक्टेड है वो एक जगह बैठ के, है ना? हाँ। और कुछ नहीं है तो मैसेज ही कर रहे हैं, पर दुनिया से कनेक्टेड है। तो इनके नेटवर्क इनको इनके करियर में, इनकी राइज में बहुत मदद करते हैं। सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आपके 11th हाउस में राहु बैठा होता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आपके, खासकर जो उम्र में बड़े भाई बहन हैं। नोटिस करिए, कुंडली का 3रा भाव आपसे उम्र में छोटे भाई बहन, हम्म। कुंडली का 11वां भाव आपसे उम्र में बड़े भाई बड़े बहन। भाई बहन। तो उनके साथ आपके रिलेशंस डिस्टेंस डिस्टेंस मेंटेन, वो उस समय था ना कोरोना के दौरान, 1 गज की दूरी मेंटेन, वो दूरी मेंटेन करते हैं फिर, वो क्या बात प्रॉब्लम है। हो और यहीं पे जाती अगर है। राहु के साथ आकर वीनस बैठ जाता है तो फिर कैसा बिहेव हो जाता है इसका? देखिए, वीनस अगर 11th में है, तो आपको एक तो आर्टिस्टिक टेस्ट होता है, टैलेंट होता है ना? दूसरा फिर आपके जो आय का साधन है, वो कहीं न कहीं आर्टिस्ट, मतलब म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, थिएटर, पेंटिंग, इन सब से जुड़ा रहता है, क्योंकि ब्यूटी है, ब्यूटी है। कनेक्शन है, करेक्ट। इस तरह से। अब आते हैं मैम सबसे लास्ट घर 12th हाउस, जिसे मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। जी, जैसे आपने कहा थोड़ा सा 6 8 12 भी काउंट होता है, जी, यहाँ पे जी, इन्वेस्टमेंट जी। करना चाहिए। हुँ। लॉसेस का हाउस बताया था जो मैंने अब जिसमें आपके साथ सीरीज की थी। अब मुझे ये जानना है, यहाँ पे अगर राहु बैठ जाता है 12th हाउस में तो फिर इसका नेचर कैसा हो जाता है, यहाँ बैठकर किस तरीके के परिणाम देता है लोगों को? देखिए, अच्छी बात ये है कि आपको फ़ॉरेन सेटलमेंट कराएगा। ओके। अगर 9वें भाव में राहु है, नोट कर लें सब लोग, सारे दर्शक, 9वें भाव में राहु एक बार कम से कम विदेश यात्रा ज़रूर कराएगा जीवन ठीक में। है। और अगर 12वें घर में राहु है, तो फ़ॉरेन सेटलमेंट ज़रूर करवाएगा, फ़र्क है। एक तो है हम जाके आ गए, एक है हम वहीं सेटल हो गए, तो हम्म। दोनों का फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये है कि 12वें घर में अगर आपका राहु होता है, तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, खर्चा बहुत होता है, अनप्लैन्ड खर्चा होता है। हम्म। बीमारी पे बहुत खर्चा होता है, या रिश्तेदारियों वगैरह में भी बहुत, कि किसी को दे दिया, उसको दे दिया, इसने उधार मांग लिया, वो अनप्लैन्ड खर्चे इन लोगों के बहुत होते हैं। जी। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके 12th हाउस में राहु बैठा होता है, तो आपके लाइफ में जो हॉस्पिटलाइजेशन है, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ओके। ड्यू टू क्रॉनिक इलनेस। हम्म। कोई कोई या कोई अनडायग्नोज, कि डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है, पर भर्ती हो जाओ, हम्म। समझ नहीं आ रहा, भर्ती हो जाओ। तो इस तरीके के सिम्टम्स देता है 12th ओके। हाउस में। और 12th हाउस में अगर राहु के साथ सैटर्न आकर बैठ जाता है जी। फिर कैसा बिहेव करेगा? देखिए, दोनों ही नेगेटिविटी लिए हैं, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि उनका नेचर काफ़ी कुछ समान होता है। अंतर इतना होता है कि राहु क्विक अप्स एंड डाउन्स देता है, हम्म। और शनि डीले के साथ देता है। शनि बहुत डीले के साथ, मतलब शनि इज़ डीले नॉट डिनायल, वो दे देता है अंत में, है ना? हम्म। तो उसमें ये होता है, अगर शनि मान लो आपका 12वें घर में चला जाता है, राहु के साथ चला जाता है, तो एक तो मेंटल टेंशन बहुत होता है इन लोगों को। नोट कर लीजिए, नींद नहीं आती, डिप्रेशन, और कभी-कभी सुसाइडल थॉट्स तक आ सकते हैं। ओह माय तो गॉड। अगर किसी की कुंडली में ऐसा है, तो उनको जल्द से जल्द दिखवा ले के उपाय करवा लेने चाहिए, क्योंकि ये इस ओर चली जाती है अगर चीज़, तो फिर ये लाइफ के लिए भी खतरा बन सकती है। हम्म। अब मैम थोड़ा सा अभी हमने राहु को डिस्कस किया है, मैं जी, मैरिज को थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, जिनके जी। मैरिज में बहुत ज्यादा डिले होते हैं, हाँ, मैरिज नहीं हो पाती है, तो जी। वो कौन से ऐसे कुंडली के योग हैं उसके कारण ही होता है?
देखिए, मैरिज के लिए प्राइमरीली हमारा 7th हाउस उत्तरदायी हम्म, होता है। जो हमारा 7th हाउस होता है कुंडली का, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें 7th हाउस चेक करना है। दूसरा हमारा शुक्र ग्रह होता है। हमको अपना वीनस देखना होता है कि हमारा वीनस कितना स्ट्रांग है या हमारा वीनस कितना वीक है। हमें पता है 6, 8, 12 खराब घर है। हम्म, तो खराब घर में कम से कम हमारा वीनस नहीं बैठना चाहिए। अगर वहाँ बैठ गया तो इसका मतलब शादी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओके। दूसरी चीज़, हमारे 7वें घर में अगर कोई प्लैनेट, ये भी अब कोई लोग बोलेंगे मेरे तो 7वें घर में कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा है, हम्म, वो अलग बात है। अगर प्लैनेट बैठा है तो कौन-सा प्लैनेट बैठा है? आपको देखना है, जो मैंने मेलेफिक और बेनेफिक बताए वो याद कर लीजिए। जी। बेनेफिक बैठने चाहिए, मेलेफिक नहीं बैठने चाहिए। मतलब चंद्रमा बैठे तो अच्छा है, गुरु बैठे तो अच्छा है, शुक्र बैठे तो अच्छा है, बुध बैठे तो अच्छा है। लेकिन बाकी जो पांचों हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, ये नहीं होने चाहिए। ओके। अगर ये बैठेंगे तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अब उसमें प्रॉब्लम का लेवल होता है। हम्म, अगर 1-2 समस्या दिख रही है, 1-2 लक्षण दिख रहे हैं तो मैनेजेबल है। अगर ज़्यादा है तो फिर वो अनमैनेजेबल हो सकती है और सेपरेशन की ओर जाते हैं ऐसे चार्ट्स। ओके। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे नहीं होते, बहुत जी, झगड़े होते हैं, तो हाँ। उसका रीजन क्या होता है? मेन रीज़न होगा 7th हाउस में सूर्य। देखिएगा, क्योंकि सूर्य सेपरेशन देता है, दूरी देता है ना? अगर मान लेते हैं 7वें घर में किसी के भी सूर्य बैठा हुआ है, तो आपकी मैरिटल लाइफ में सुख की कमी होती है, शांति और समझ की कमी होती है, क्योंकि जो सूर्य है थोड़ा उग्र प्लैनेट है, हम्म, गर्मी बहुत है, उसमें गुस्सा बहुत है, तो उसकी वजह से, और मैरिटल लाइफ में बहुत शांति की ज़रूरत है, तो शांति को भंग कर देता है वो मैरिटल लाइफ की और दूरी पैदा करता है। ओके। कई बार ऐसा भी होता है दोनों हस्बैंड वाइफ में एक ही शिकायत होती है कि ये मेरे को नहीं समझ रही है या मैं इसको नहीं समझ रहा हूँ, मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जी, और रिश्तों में बहुत दूरी आ जी, जाती है। जी। तो वो कौन सा ऐसा प्लानिट है? चंद्रमा पीड़ित होगा, क्योंकि चंद्रमा मन है, मन का हम्म, कारक है ना? तो आपको ये देखना है कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, और दूसरा आप फिर गुरु देखेंगे, क्योंकि गुरु, ऐसे समझ लीजिए गुरु है जैसे हम गंगा जल छिड़क दें किसी चीज पे, है ना? अगर मान लो आपका चंद्रमा वीक भी है, मान लीजिए आपकी कुंडली में 50 प्रॉब्लम है, आपके 7th हाउस में मान लो राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, मान लेते हैं कि आपका शुक्र छठे भाव में बैठ गया, प्रॉब्लम है आपके चार्ट में, लेकिन जुपिटर आपका ओवरऑल स्ट्रांग है, तो आपकी शादी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी चार्ट में सब कुछ अच्छा है और गुरु कमजोर है, तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट प्रोटेक्शन गुरु का ही होता है और चंद्रमा मन है। हम्म, तो मन अगर डिस्टर्ब्ड है, 6, 8, 12 में बैठ गया, किसी नेचुरल मेलेफिक के साथ, सूर्य के साथ बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया, शनि के साथ, तो मन खराब हो गया, मन हम्म, पीड़ित है। तो आपको लगेगा ही कि सामने वाला मन पीड़ित है, मेरी बात नहीं समझ रहा है, ऐसा होगा। ओके। और कई बार ऐसा होता है कि मैरिज के बाद जी, लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, जी। तो 7th हाउस में ऐसे कौन सी स्थिति बन जाती है, किस तरीके के परिणाम आते हैं? राहु देखिएगा, राहु और सैटर्न की युति, युति मैं क्लियर कर देती हूँ, युति को इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। जब किसी भी हाउस में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह बैठ जाते हैं तो उसको हम युति होना कहते हैं या कंजंक्शन कहते हैं। तो 7वें घर में अगर राहु बैठ गया, क्योंकि राहु कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना? और शनि 7वें बैठ गया, तो फिर वो ये प्रॉब्लम आपको दे देता है। दूसरा चीज़, 11वां घर नोटिस कीजिएगा। 11वां घर मल्टीप्लाई कर रहा है चीज़ों को। 11वें घर में बुध नहीं बैठना चाहिए। 11वें घर में अगर शुक्र बैठा है, तो वो शादी को मल्टीप्लाई कर रहा है। शादी का कारक है शुक्र, ओके। तो ये नोटिस कीजिएगा। एक चीज, अब जैसे कुंडली लोग देख ही रहे हैं, अपनी समझ हुँ, रहे हैं कि अगर कोई महिला अपनी कुंडली देख रही है तो उसे भोलेनाथ जैसा पति मिल जाए, एकदम प्यारा सा, उसकी जी, हर बात जी, माने, तो जी। वो कौन सा योग है कुंडली का? उसके लिए तो आपको ये देखना है कि आपका जो सप्तम भाव है, अगर उसमें शुक्र विराजमान है और लग्न में अगर जुपिटर बैठे हैं, ये 2 चीज़ें बस हो। हम्म, मान लो नहीं भी हैं लग्न में गुरु, लेकिन 7वें घर में अगर आपके शुक्र बैठे हुए हैं या शुक्र के साथ अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, तब भी हो जाएगा। मतलब भोलेनाथ हाँ, हाँ, भक्त। बिल्कुल। अब यहीं पे बहुत सारे मेल कहेंगे कि हमें भी तो सीता जैसी प्यारी सी जी, खूबसूरत वाइफ चाहिए, जी, तो जी, उसके लिए जी। फिर कौन सा वो योग है कुंडली का? आपको देखना है अपने, पुरुष अपने चार्ट में देखेंगे, उनके 7वें घर में गुरु होना चाहिए, जी। जुपिटर, है ना? धीर, गंभीर, सौम्य प्लैनेट और साथ में चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा और गुरु 7वें घर में बैठता है, तो जो आपने कहा वही क्या होगा। बात है। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि मेरी पत्नी तो मेरी चलने ही नहीं देती है, कहते हैं अरे इसकी जी, पत्नी बड़ी खतरनाक अच्छा। है। जहाँ पत्नी की चलती है उस घर में, तो वो कौन सा योग होता है मैम? 7वें घर में राहु,
का ज़्यादा प्रभाव होता है, तो वो अपने मन की, मैंने कहा ना, वो मन मर्जी के मालिक होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो वो अपने आगे नहीं चलने देते हैं। हुँ, अगर फिर भी अगर मान लो, अगर ऐसे में मान लो 7वें घर में राहु है लेकिन फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर है, तो नहीं, मतलब 90 बार नहीं सुनेंगे, 10 बार फिर भी गुरु सुनवा देगा। हुँ। पर अगर गुरु की कोई दृष्टि भी नहीं है, गुरु कहीं नहीं है, इन्वॉल्व्ड अकेला राहु है, तो फिर तो नहीं सुनी जाएगी। कई लोगों की कुंडली में तलाक योग होता है। जी। तो लोग समझ नहीं पाते कि तलाक है या नहीं है। लोग कई बार क्या होता है, कुंडली मिलान के दौरान भी ये हुँ, चीज़ समझ में आता है, तो जी, कहीं न कहीं जो जी, एक जी। पीड़ा है इनकी लाइफ में वो ना हो। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तलाक किस तरीके से होता है? कैसे, कौन-सी कुंडली के, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, जी। तो उसे समझना कैसे है? देखिए, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है ना? हुँ, बहुत टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसका जिस्ट प्रोवाइड करूँ ताकि बहुत सारे लोगों का उससे फ़ायदा हो सके। हमको ये समझना है कि जो 7वाँ घर है वो शादी है, हाँ, और हर घर का लॉर्ड भी होता है, मालिक होता है। अभी हमने उस पर चर्चा नहीं की है क्योंकि वो थोड़ा एडवांस टॉपिक बिल्कुल। है। तो हमारा 7वाँ घर हमने समझ लिया, 7वें घर में कौन से प्लैनेट होने चाहिए वो समझ लिया, लेकिन 7वें घर का स्वामी हुँ, अगर 6, 8, 12 घर में चला जाता है, तो ये हमें डिवोर्स की ओर लेके जाता है। या ओके, अगर 6, 8, 12 घर का स्वामी 7वें घर में आ जाता है, तो ये हमें डिवोर्स की ओर लेके जाता है। इसमें मांगलिक पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए, ओके। क्योंकि मांगलिक दोष से लोग बहुत डरे रहते हैं। करेक्ट, करेक्ट। पर मैं एक चीज़ यहाँ क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी आपके माध्यम से, दुनिया की 65% आबादी मांगलिक है। हुँ, मांगलिक होता क्या है? बिल्कुल। हमारी कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 10वें और 12वें, इनमें से किसी भी घर में अगर मंगल बैठे तो उसको मांगलिक डिक्लेयर कर देते हैं, हुँ, ठीक? और होता भी है। ये उत्तर भारत में है। जी। अगर आप दक्षिण भारत में चले जाओ तो वो इसमें सेकंड हाउस भी ऐड कर देते हैं। ओके, सेकंड में हाँ, अगर म सेकंड, क्योंकि सेकंड फैमिली होती है ना, हुँ, हुँ, तो हुँ। फैमिली तो इन्वॉल्व होती है शादी में, तो वो कहते हैं अगर दूसरे घर में भी मंगल है तो आपको मांगलिक दोष हो गया। तो ये ठीक मंगल समझ में आ गया। अब मैंने जैसे कहा, दुनिया के 60-65% लोग ऐसे हैं जिनका मंगल इनमें से ही किसी न किसी घर में बैठा है। हुँ, सबकी हुँ, शादियाँ तो खत्म होती नहीं। हुँ, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है मांगलिक दोष से, है ना? हमें ये समझना है कुंडली मिलान इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन कुंडली मिलान आजकल जिस तरीके से किया जा रहा है वो सही नहीं है। ओके। आजकल कुंडली मिलान किया जा रहा है गुण के बेसिस पे, हुँ, कि 36 में से गुण सब सीख गए हैं। नो, ऐप खोला, मैं नाम नहीं लूंगी, ये ऐप खोलो, वो ऐप खोलो, उसमें अपना डेट, बॉय का भी डाल दो, गर्ल का रिश्ता आया है, दोनों का डाल दो, गुण कितने मिलते हैं। करेक्ट। मेरे पास एक महिला आई 2-3 दिन पहले, कहती है कि मैम मेरे बेटे और ये वुड बी एक लड़की का चार्ट आया है, मिला दीजिए। हुँ, तो मैंने वैसे खुद मिला लिया है, और उनके दोनों के आपस में 32 गुण मिलते हैं। मतलब वो माइंड मेकअप करके आई थी, पर मेरी मुहर चाहती थी, स्टैम्प चाहती थी कि जो हाँ, वो सोच रही है, ठीक है। तो मैंने देख के कहा मैम ये तो बिल्कुल नहीं, वर्जित है और नहीं होना चाहिए, इसमें तो बहुत सारे दोष हैं। तो वो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने कहा पर उनके 36 में तो 32 गुण मिलते हैं। तो मैंने कहा मैम आपने सिर्फ अष्टकूट मिलान किया है। हुँ, अष्टकूट मिलान का मतलब होता है 8 ऐसे बेसिस होते हैं, आधार, जिन पर हम मिलान कर रहे बिल्कुल, हैं, है ना? बिल्कुल। ये एक आधार है। हुँ, हुँ, इसके बेसिस पे आप ऐसे नहीं कह सकते। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 2 गुण भी नहीं मिलते, लेकिन शादी चली 60 साल, 60 साल। शादी चली 50 साल। लोग जिनके 34-34, 32-32 गुण मिले हैं, शादी नहीं चली 1 भी साल। हुँ, तो गुण मिला के जो लोग, और बहुत सारे पंडितों ने भी ये, पंडित मतलब जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उन्होंने भ्रम फैला रखा है। तो उसको तोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ हम नक्षत्र मेलापक करते हैं, गुण मेलापक करते हैं, भाव मेलापक करते हैं। हुँ, तब जाके पूरा कंसोलिडेटेड चीज़ आती है, वही श्रेयस्कर है। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे हम किसी की मदद करना चाहते हैं ना, कि कुछ ये थोड़ी है कि तुम्हारे गुण मिल गए, शादी कर लो, शादी चली नहीं, तो आप हुँ। ही को गाली देगा, और विद्या का अनादर होता है कि विद्या ही करेक्ट, करेक्ट, गलत करेक्ट। है ना? हुँ, इस तरह से। तो और दूसरा, मांगलिक दोष में हमें बस ये देख लेना चाहिए, कई बार वो कैंसल भी हो जाता है। ओके, किस तरीके से मैम कैंसल होता है? कैंसलेशन रूल्स भी अप्लाई होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लेते हैं 12वें घर में मंगल बैठा, जैसे मैंने कहा, तो वो मांगलिक दोष है, लेकिन बहुत आंशिक मांगलिक होता अगर है। 12 में मंगल 12वें है। घर में अगर मंगल है किसी का ना, तो उसको हम मंगल नहीं कंसिडर करते, वो अपने आप निरस्त हो जाता है। ठीक है। और दूसरी, अगर मान लो मांगलिक है भी, तो आप लड़का लड़की में फिर मैचिंग करते समय उसका परसेंटेज निकालते हैं, जिसका हुँ, एक तरीका होता है प्रॉपर, और ये देखते हैं कि दोनों के बीच में 25% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ओके। मान लीजिए लड़का 100, लड़के का स्कोर आया 100 हुँ, और लड़की का स्कोर आया 25, हुँ, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 75 का। 75 का। तो आराम से शादी हो सकती है और चल भी जाएगी। ओके, मान लेते हैं लड़की का स्कोर आया 50 और लड़के का स्कोर आया 25, तो वो शादी नहीं चलेगी, नहीं क्योंकि चलेगी। सिर्फ 25
तो 25 से ऊपर होना चाहिए हुँ, ये। हुँ। ओके, मतलब एक स्कोर है जिसमें हमें दोनों को देखना है। अगर लड़के का 50 है और लड़की का 10 आया है तो चल जाएगी, जी, राइट? जी, बिल्कुल। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग है पर आसानी से सीखा जा सकता है और मुझे लगता है कि ये भ्रम दूर करना बहुत ज़रूरी है, जो बिल्कुल। लोगों ने फैला रखा है। अब यही है कि लोगों को अगर जानना है कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो अभी इनके हाथ में है। जितने ज़्यादा बिल्कुल, कमेंट करेंगे, जी, डीएम करेंगे, इनको बहुत जल्दी से इसका एक छोटा-सा जी, वीडियो किस तरीके से जी। कैलकुलेट करना है, कैसे हुँ, आपको जानना है, एक सही कुंडली मिलान कैसे करना चाहिए, कौन-कौन से जैसे मैम ने बहुत सारे बताए हैं। पहले तो अष्टकूट हो गया, जो आजकल हर कोई निकाल लेता है। जी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है ना मैम कि कौन-सा वाला आपके लिए ज़्यादा ठीक है। जी, दो जी, 2-3 ऐसे होते हैं, वो मैच होने बहुत जी, ज़रूरी हैं। जी, जी, तो जी, बहुत कुछ ऐसा है, जितना ज़्यादा आप कहेंगे कि हाँ, नेक्स्ट एपिसोड हम प्रॉपर इसी पे बनाएँ, जी, तो आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, उतनी ही जल्दी उस सीरीज़ को लेके आएँगे। क्योंकि आप जितने भी देख रहे हैं, इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी पसंद आती है, आप ट्रस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी पर। तो अब ये है कि आपके घर में चाचा, ताई, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैरिज होने वाली है। जी। अब आप क्या कुंडली मिलान करना चाहते हैं, तो एपिसोड के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, केपी, बीएनएन, बहुत सारे वो हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होगी, सीखना चाहते हैं, तो मैम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में आपको सिखाते, तो मैम अभी हम एंड की तरफ हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड कौन से ऐसे ग्रह पे आप लेके आना चाहते हैं जहाँ लोग थोड़ा वेट करें? मेरे दे ख्याल से केतु ठीक रहेगा, है ना? बिल्कुल, अगर हमने राहु किया है, तो उसके साथ-साथ केतु सही रहेगा। करेक्ट। जी, ऐसा करते हैं कि देखिए, जितना ज़्यादा इस सीरीज़ को प्यार आता है ना, बिल्कुल, तो हम एक करेंगे पाप ग्रह, एक करेंगे सौम्य ग्रह। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? तो जी, इस तरीके से ये लोग जान जाएँगे कि 9 ग्रह किस तरीके का किस तरीके बिहेव से करते बिहेव हैं। करते हैं, उनको ये बिल्कुल। भी समझ में आ जाएगा कि जब युति बन गई तो फिर उनका बिहेवियर किस तरीके बिल्कुल, से चेंज बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो अब इन्हें फ्री में ज्ञान चाहिए, तो जी, फिर अब इनके हाथ में क्या है, चैनल सब्सक्राइब करना है। जल्दी से और जल्दी। आपके भी बहुत सारे सवाल इस दौरान रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। भर-भर के कमेंट करिए, जहाँ आप अपने प्रश्नों का आंसर मिल सकता है। जितने ज़्यादा कमेंट आएँगे, मैम उसका डेफिनिटली आपको रिवर्ट ज़रूर करेंगी। जी, बाकी नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप डायरेक्ट भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी बेटी की मैरिज करने जा रहे हैं, कि उनकी मैरिज कैसी चलने वाली है। ये तो हक है उनका भी और आपका भी, जिससे कि आपकी बेटी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए या आपके बेटे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज़ कुंडली मिलान भी आप करा सकते हैं। तो आप कनेक्ट करिए मैम से। और थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया राहु को इतने अच्छे से समझा कि किस घर में कैसा फल देने वाला जी। है। तो बहुत अच्छी ये सीरीज़ आने वाली है, बस आप इस पे आपकी मोहर लगनी बाकी है। जितना ज़्यादा आपका प्यार आएगा, उतनी ही जल्दी नई सीरीज़ आएगी। तो अब आपके हाथ में है, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे-राधे। राधे, राधे।